नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरी सहयोगी दीपाली हैं, जो कि सांकेतिक भाषा के जरिए आपको खबरों से रूबरू करवाएंगी। तो खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में माओवादी के खिलाफ अभियान को मिली बड़ी सफलता। बीजापुर में 2 महिला नक्सली समेत 22 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। इन सभी पर था 11 लाख रुपए का इनाम। कर्नाटक के सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण पर बहस के बीच आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने धर्म के आधार पर आरक्षण को बताया असंवैधानिक। औरंगजेब पर मचे बवाल पर होसबाले ने कहा, आक्रांताओं जैसी मानसिकता वाले लोग देश के लिए खतरा। केंद्र सरकार का प्याज पर निर्यात शुल्क हटाने का फैसला। किसानों के साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी किया स्वागत। देश में इस बार प्याज का उत्पादन 227 LMT होने का अनुमान। बलूचिस्तान में हालात बेकाबू। मानवाधिकार कार्यकर्ता की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर सेना और पुलिस की कार्रवाई। 4 लोगों की मौत। बलोच सशस्त्र विद्रोहियों के हमले में 4 सैनिक भी मारे गए। आईपीएल में आज के पहले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी। पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की तेज शुरुआत। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करने की दिशा में बीजापुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बीजापुर में 2 महिला नक्सली समेत 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इन सभी पर 11 लाख का इनाम था। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली में तेलंगाना स्टेट कमेटी और आंध्र ओडिशा बॉर्डर के सदस्य हैं। छत्तीसगढ़ पुनर्वास नीति और सुरक्षा बल कैंप स्थापना से नक्सली लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इस नीति के तहत अब तक 107 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जबकि 143 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। शासन की जो राहत पुनर्वास नीति और आत्मसमर्पण की नीति के अंतर्गत लगातार जिला बीजापुर में नक्सलियों और उनके समर्थकों के द्वारा उनके नक्सल संगठन के धारा से विमुख होकर के, उनके मोहभंग होकर के लगातार इसमें आत्मसमर्पण किया जा रहा है और इसमें लगातार पुलिस और केंद्रीय पुलिस बल के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में आज कुल 22 नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। इसमें AOB के सदस्य, इसके अलावा प्लाटून मेंबर्स और तेलंगाना स्टेट कमेटी मेंबर्स इत्यादि कुल 11 लाख के इनामी नक्सली हैं। कर्नाटक सरकार द्वारा सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने के फैसले पर चल रही बहस के बीच आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने रविवार को कहा कि संविधान धर्म आधारित कोटा की अनुमति नहीं देता। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के आरक्षण हमारे संविधान निर्माता BR अम्बेडकर के खिलाफ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के समापन दिवस पर यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए होसबाले ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान में धर्म आधारित आरक्षण को स्वीकार नहीं किया गया है। ऐसा करने वाला कोई भी व्यक्ति हमारे संविधान निर्माता के खिलाफ जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि पूर्ववर्ती अविभाजित आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र द्वारा मुसलमानों के लिए धर्म आधारित आरक्षण लागू करने के पिछले प्रयासों को उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। Religion based reservation is not possible. Backward class within that religion, it is there. कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में बहुत जगह पर है। Backward communities within it. See, that is why religion based reservation is not accepted in the constitution authored by Dr. Baba Saheb Ambedkar. Anybody who thinks of this, they are going against the wishes of the founding fathers of the constitution. और वहीं औरंगजेब पर मचे बवाल पर होसबाले ने रविवार को बेंगलुरु में कहा कि क्या हम किसी ऐसे व्यक्ति को आइकॉन बनाएंगे जो भारत की संस्कृति के खिलाफ था।
या हम उन लोगों के साथ जाएंगे जिन्होंने इस भूमि की परंपराओं के अनुसार काम किया। भारत में क्या भारत के यहाँ के ईथोस के विरुद्ध चले हुए व्यक्ति को उनके नाम से आइकॉन बनाकर चलना है, या भारत के यहाँ के मिट्टी, यहाँ के संस्कृति, यहाँ की परंपरा के साथ जो लोग रहे हैं उनको आइकॉन बनाना है, यह मुद्दा है। तो इसलिए औरंगजेब उसमें नहीं बैठते हैं, जबकि उनके भाई दारा सिंह उस आइकॉन में उस स्थिति में बैठते हैं। और वहीं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर आरएसएस सरकारवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा, सरकार ने वक्फ के लिए एक आयोग बनाया है, हम देखेंगे कि वे क्या लेकर आते हैं। अब तक जो भी हुआ है वो सही दिशा में हुआ है, हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। वक्फ के बारे में सरकार ने जॉइंट कमीशन बनाए हैं, जो हुआ है अभी तक वो सही दिशा में चला है। सरकार कैसे करती है, पार्लियामेंट क्या करता है, हम देखेंगे। और वक्फ के बारे में केवल संघ के नहीं, समाज के बहुत सारे, कर्नाटक में ही हम देखेंगे तो बहुत सारे किसानों ने यहाँ irrespective of their party affiliations, their ideological persuasions, they came forward and they said वक्फ के बारे में ऐसे हमारे जमीनों को कर दिया, ऐसे बहुत बड़ा हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिन की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के अंतिम दिन संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने बताया कि संघ के 100 साल पूरा होने के अवसर पर आत्मनिरीक्षण करने का मौका मिलेगा। साथ ही कहा कि 100 साल के पूरा होने पर हमें जश्न के बजाय समाज के हितों पर कार्य करने का संकल्प लेना चाहिए। The 100th year definitely provides us an occasion, an opportunity to, number one, to introspect. Number two, to place our acknowledgement to the society at large. This is an occasion for us to rededicate ourselves to the cause of nation. Instead of calling it a celebration of 100th year, we shall take a resolve to do our work more meticulously, more qualitatively. We are part and parcel of this society. We are not away from this society. उत्तर प्रदेश के संभल में कोतवाली पुलिस ने शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा जफर अली को चंदौसी स्थित जिला अदालत में पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि बीते वर्ष 24 नवंबर में संभल में शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा के मामले में पुलिस ने पूछताछ के बाद जफर अली को गिरफ्तार किया है। सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा को लेकर दिए गए विवादित बयान पर सियासत गर्मा गई है। आगरा में अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने सांसद का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ तहरीर भी दी गई। अखिल भारत हिंदू महासभा ने कहा कि तहरीर के आधार पर 24 घंटे में मुकदमा दर्ज नहीं होगा तो हिंदू महासभा सड़क पर आंदोलन के लिए उतरेगी। उन्होंने कहा कि उनके बयान से करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी द्वारा औरंगजेब का गुणगान और राणा सांगा का अपमान किए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। उप मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राणा सांगा का अपमान, औरंगजेब का गुणगान, यही है सपा की राजनीति और इनके मुखिया अखिलेश यादव की असली पहचान। देश के महापुरुषों का बार बार अपमान और देश के दुश्मनों का सम्मान करके सपा ने अपने अंत का रास्ता खुद चुन लिया है। अब जनता ब्याज समेत हिसाब चुकता कर सपा को सजा देकर समाप्तवादी पार्टी बनाने का काम करेगी। महाराष्ट्र के नागपुर में 17 मार्च की हिंसा के बाद विभिन्न इलाकों से अब कर्फ्यू पूरी तरह से हटा लिया गया है। 22 मार्च को आंशिक छूट के बाद पुलिस ने स्थिति की समीक्षा की और आज दोपहर 3 बजे प्रभावित इलाकों से सभी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया। शनिवार को जोन 3 के अंतर्गत आने वाले इलाकों से कर्फ्यू पूरी तरह से हटा लिया गया था, जिसमें पचपावली, शांतिनगर और लकड़गंज पुलिस स्टेशन की सीमाएं शामिल हैं। हालांकि नए सिरे से आकलन के बाद अधिकारियों ने 23 मार्च को कोतवाली तहसील, गणेशपेट और
यशोधरा नगर से सभी शेष प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। कर्फ्यू हटने से स्थानीय लोग खुश हैं। कर्फ्यू हट गया, आज हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा शहर वापस से पुरानी जो परिस्थिति थी, पुरानी जो हमारी वो थी रोज की चाल चलन, उसी राह पे आ गया है। और हम प्रशासन का धन्यवाद करेंगे कि उनने बहुत अच्छी कोशिश करके हमारे शहर को जैसा पुराना वातावरण था वैसी हमारे शहर को लाके खड़े किया है। अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम अपने उसमें धंधा, पहले पूरा धंधा चौपट हो गया, धंधा ही नहीं हो रहा है, लोग परेशान थे बहुत ज्यादा, पूरी दुकान बंद, लोग परेशान, बहुत प्रॉब्लम हो गए। अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो भाई गाड़ी चला सकते, 2-4-500 खर्चा कमा सकते, अपना घर चला सकते। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने 2027 में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों की समीक्षा के लिए नासिक का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नासिक में वर्ष 2027 के कुंभ मेले की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं, जिसमें नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, आवास, निर्दिष्ट स्थान और पार्किंग क्षेत्र के निर्माण की योजना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में पूजा अर्चना की और प्रशासन से स्थिति का जायजा लिया। फडणवीस ने आश्वासन दिया कि मास्टर प्लान को लागू करने के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ स्नान के लिए लाखों श्रद्धालुओं के त्र्यंबकेश्वर आने की उम्मीद है। 2027 में महाराष्ट्र के नासिक और त्र्यंबकेश्वर में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होगा। इस आयोजन की दृष्टि से हम लोग लगातार बैठकें कर रहे हैं। नासिक में क्या करने की आवश्यकता है, इसका एक मास्टर प्लान हमने तैयार किया था, जिसको हमने पिछले ही समय मान्यता दी है। उसके काम भी हम चालू कर रहे हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर यहाँ पर पानी साफ हो, इस दृष्टि से एसटीपी की व्यवस्था हो, रास्तों की व्यवस्था हो, ब्रिजेस की व्यवस्था हो, साधुग्राम की जो जगह है उसको अधिग्रहित करके वहां पर सारी व्यवस्थाएं खड़ी करनी हो। ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं। जिस प्रकार से प्रयागराज में जो प्लानिंग हुआ था उससे ज्यादा लोग वहां पर आए, वैसे ही अपेक्षित है कि यहाँ पर भी ज्यादा लोग आएंगे। इसलिए हम लोगों ने अब यहाँ पर मेला प्राधिकरण का कानून बनाने का तय किया है। और केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल से प्याज पर 20% निर्यात शुल्क हटाने के फैसले का महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और यहां के किसानों ने स्वागत किया है। इस महीने महाराष्ट्र की प्रमुख मंडियों जैसे लासलगांव और पिंपल गांव में प्याज की आवक बढ़ी है, जिससे कीमतों में भी नरमी आई है। वहीं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मुताबिक भारत में इस बार रबी में प्याज का उत्पादन 227 LMT होने का अनुमान है, जो पिछले साल के 192 LMT से 18% अधिक है। ये उत्पादक देश की कुल प्याज आपूर्ति का 70 से 75% हिस्सा है और इससे अक्टूबर-नवंबर में खरीफ फसल आने तक बाजार में स्थिरता बनी रहेगी। महाराष्ट्र के किसानों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने आज प्याज निर्यात पे जो 20% ड्यूटी थी वो हटाने का फैसला किया है। आज वैसा नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से निकाला गया है। उसमें 1 अप्रैल 2025 से प्याज के निर्यात पर कोई भी ड्यूटी नहीं लगने वाली है। प्याज के ऊपर जो निर्यात शुल्क है वो हटाने के बाद एक तरफ से किसान को दिलासा मिल गया, उत्पादन खर्चा बढ़ गया और किसान को दाम नहीं मिल रहा था। इसलिए केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है उसका हम उनका अभिनंदन करते हैं, क्योंकि किसान रात दिन मेहनत करता है, लेकिन उसका जो मेहनत जो है उसका मेहनत का दाम नहीं मिल रहा था। केंद्र सरकार ने इस साल 1 अप्रैल से प्याज पर 20% निर्यात शुल्क समाप्त करने का फैसला किया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा कि प्याज पर लागू 20% निर्यात शुल्क को शून्य करने का फैसला किया है। यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। सरकार ने देश में दिसंबर 2023 में इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। निर्यात प्रतिबंध के बावजूद वित्त वर्ष 2023 से 24 के दौरान कुल प्याज निर्यात 17.17 लाख टन और वित्त वर्ष 2024 से 25 में 18 मार्च तक 11.65 लाख टन रहा। सरकार के अनुसार मासिक प्याज निर्यात मात्रा सितंबर 2024 में 72,000 टन से बढ़कर जनवरी 2025 में 1.85 लाख टन हो गई। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा, यह निर्णय किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने
और उपभोक्ता के लिए प्याज की कीमत काबू में रखने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का एक और प्रमाण है। भारत ने बीते एक दशक में अपनी अर्थव्यवस्था को दोगुना कर दुनिया को चौंका दिया है। देश की मजबूत आर्थिक नीतियों और संरचनात्मक सुधारों के चलते जीडीपी में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिली है। भारत अब अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद दुनिया में 5वां सबसे बड़ा देश बन गया है। ये 105% की वृद्धि दर को दर्शाता है, जो अमेरिका 66% और चीन 76% जैसे वैश्विक दिग्गजों से भी तेज है। भारत की जीडीपी 2015 में $2.1 ट्रिलियन थी, जो 2025 तक बढ़कर $4.3 ट्रिलियन हो गई है। साथ ही कहा गया है कि ये तेजी भारत को इस साल जापान से तो वहीं 2027 तक जर्मनी से आगे ले जाएगी। विशेषज्ञों के मुताबिक इस शानदार वृद्धि के लिए मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन पीएलआई योजनाओं ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। साथ ही मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम और आईटी सेक्टर की निरंतर प्रगति ने आर्थिक विकास को गति दी है। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वैश्विक मंच पर इसकी स्थिति को मजबूत कर रही है। जहां अमेरिका की जीडीपी $30.3 ट्रिलियन और चीन की $19.5 ट्रिलियन तक पहुंच रही है, वहीं भारत की विकास दर अन्य देशों की तुलना में अधिक मजबूत दिख रही है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पिछले दशक में भारत की जीडीपी दोगुनी होने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वैश्विक बदलाव वास्तविक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दशक में भारत की जीडीपी को दोगुना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे भारत जल्द ही वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2024 चंडीगढ़ ग्रेनेड हमले के मामले में बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकवादी संगठन के 4 आतंकवादियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। आरोप पत्र दाखिल किए गए आरोपियों में पाकिस्तान स्थित नामित व्यक्तिगत आतंकवादी हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा और अमेरिका स्थित हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया शामिल हैं। ये दोनों आतंकवादी हमले के मुख्य संचालक और साजिशकर्ता थे। उन्होंने ग्रेनेड हमले को अंजाम देने के लिए चंडीगढ़ में भारत स्थित जमीनी गुर्गों का रसद सहायता, आतंकी फंड, हथियार और गोला बारूद मुहैया कराया था। हमले का उद्देश्य पंजाब पुलिस के एक सेवानिवृत्त अधिकारी को निशाना बनाना था। जांच से पता चला कि रिंदा ने हैप्पी पासिया के साथ मिलकर ग्रेनेड हमले के माध्यम से कानून प्रवर्तन अधिकारियों और आम जनता के बीच आतंक फैलाने की साजिश रची थी, जिसका उद्देश्य BKI के आतंकवादी एजेंडे को बढ़ावा देना था। जांच से पता चला कि रिंदा और हैप्पी ने अन्य आरोपियों रोहन मसीह और विशाल मसीह को ग्रेनेड फेंकने से पहले 2 बार लक्ष्य पर टोही करने का निर्देश दिया था। मामले की जांच जारी है और NIA BKI आतंकी समूह के अन्य सदस्यों का पता लगाने और भारत में इसके नेटवर्क को खत्म करने की कोशिश कर रही है। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को बेल्जियम में स्पॉट किया गया। बेल्जियम में होने की पुष्टि के बाद भारत ने बेल्जियम से मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण की मांग की। भगौड़ा कारोबारी मेहुल चौकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक से 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। भारत सरकार ने अब बेल्जियम से मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण की मांग की है। F रेजिडेंसी कार्ड मिलने के बाद वो अपनी पत्नी प्रीति चौकसी के साथ बेल्जियम के एंटवर्प में रह रहा है, लेकिन इलाज का हवाला देकर अब वो स्विट्जरलैंड जाने की प्लानिंग कर रहा है। बता दें कि दिसंबर 2024 में मुंबई की एक विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से 2018 से जब्त की गई चौकसी की संपत्तियों की बिक्री की अनुमति दी थी। इन संपत्तियों की कुल कीमत 2,565.9 करोड़ रुपए है, जो पंजाब नेशनल बैंक और ICICI बैंक के समर्थन से अदालत के आदेश पर जब्त की गई थी। इन संपत्तियों की बिक्री शुरू हो चुकी है, जिसमें 125 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्तियां मुंबई में फ्लैट्स, अंधेरी में 2 कारखाने गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के लिक्विडेटर को सौंप दी गई है। चौकसी के खिलाफ आरोपों में आपराधिक साजिश, विश्वासघात, धोखाधड़ी, संपत्ति की लेन देन में धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है। वहीं नीरव मोदी इस समय लंदन की जेल में बंद है और भारत को प्रत्यर्पित करने के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया है।
दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स सेटलमेंट ट्रस्ट गांधी डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा महात्मा गांधी से संबंधित कलाकृतियों और दस्तावेजों को नई दिल्ली के राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय को सौंपा गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी से जुड़े दस्तावेजों के मिलने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि बापू का जीवन और संदेश आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। केरल के 89 वर्षीय वरिष्ठ भाजपा नेता अहिल्या शंकर का कोझिकोड में निधन हो गया। अहिल्या शंकर केरल की एक महिला महासचिव थी जिन्होंने 1980 में मुंबई में आयोजित भाजपा गठन सम्मेलन में भाग लिया था और दूसरी महिला भाजपा राज्य समिति में शामिल हुई थी। उन्होंने महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव के पद पर कार्यभार संभाला। साथ ही भाजपा राज्य समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के पदों पर भी रहीं। वो कई निगमों में भाजपा की उम्मीदवार थी। वे 1982 और 1987 में बेपोर से और 1996 में कोयलांडी से विधानसभा चुनाव लड़ी। वहीं 1989 और 1991 में मंजेरी से और 1997 में पुनानी से लोकसभा चुनाव लड़ी। केरल की वरिष्ठ भाजपा नेता अहिल्या शंकर के निधन पर प्रधानमंत्री ने उनके बेटे सलिल शंकर को शोक संदेश भेजा और अपनी संवेदना और गहरी सहानुभूति व्यक्त की। इस शोक संदेश में पीएम ने कहा, अहिल्या शंकर का निधन अपूरणीय क्षति है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति में अग्रणी महिला नेताओं में से एक अहिल्या शंकर ने जनसंघ के समय से ही केरल में पार्टी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने लंबे और शानदार सार्वजनिक जीवन के दौरान गरीबों और हाशिया के समुदायों के अधिकारों के लिए उन्होंने कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि चाहे राज्य स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर, उन्होंने पार्टी संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को बड़ी लगन के साथ पूरा किया। पीएम ने कहा कि अहिल्या शंकर का जीवन और आदर्श कई महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में अपनी पहचान बनाने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। शहीद दिवस के मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मालवीय नगर के शहीद भगत सिंह पार्क में शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में सांसद बांसुरी स्वराज भी मौजूद रहीं। इस मौके पर उन्होंने शहीद भगत सिंह को नमन करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले भगत सिंह की तस्वीर पर विपक्ष ने शोर मचाया था, फिर भगत सिंह की मूर्ति इस पार्क में खंडित क्यों थी। कुछ दिन पहले एक विषय आया तो विपक्ष ने बड़ा शोर मचाया। भगत सिंह जी की तस्वीर राइट दीवार पे क्यों है, लेफ्ट दीवार पे क्यों नहीं है, पीछे क्यों है, आगे क्यों नहीं है। शहीद पुत्र भगत सिंह जी की मूर्ति 2 साल से उनके विधायक क्षेत्र में टूटी पड़ी थी, तब उनके द्वारा गौर नहीं किया गया। क्यों सतीश उपाध्याय जी को आने के बाद तुरंत उसको क्षेत्रीय लोगों के साथ मिलकर के एक नई मूर्ति की स्थापना करना, वो भी आज के दिन। ये तस्वीरें कोई दीवारों पे लगने के लिए नहीं है, ये तस्वीरें हमारे दिल में बसी है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित फिट इंडिया संडे मूवमेंट में शामिल हुए। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी मौजूद रहे। इस मौके पर मनसुख मांडविया ने साइकिल को प्रदूषण का एक समाधान बताया। साथ ही कहा कि ये फिट रहने का मंत्र भी है। फिट इंडिया मूवमेंट में हर वीक संडे ऑन साइकिल समग्र देश में एक मूवमेंट के रूप में चल पड़ा है। देश के युवा, देश के बुजुर्ग, देश के सब लोग संडे 1 घंटे के लिए अपने स्वयं को फिट रखने के लिए साइकिलिंग करते हैं। मैं भी आज लखनऊ में मेरे राज्य के साथी स्पोर्ट्स मिनिस्टर गिरीश यादव जी के साथ 1000 युवाओं के साथ लखनऊ में साइकिलिंग करके ओबेसिटी के अगेंस्ट साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखने के लिए संदेश दिया है। साइकिल पोल्यूशन का सॉल्यूशन भी है। साइकिल फिट रहने का मंत्र है। और वहीं सरकार की फिट इंडिया मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज डीडी न्यूज दिल्ली ने वॉकथॉन का आयोजन किया। वॉकथॉन को प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी,
डीडी न्यूज की महानिदेशक प्रिया कुमार और एडीजी पंकज कुमार पांडे ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वॉकथॉन की शुरुआत कोपरनिकस मार्ग स्थित दूरदर्शन भवन से हुई और इंडिया गेट सर्कल पर पूरा चक्कर लगाकर वापस दूरदर्शन भवन में समाप्त हुई। लगभग 4 किलोमीटर की इस वॉकथॉन में डीडी न्यूज के सैकड़ों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। पुरुष वर्ग में राहुल शर्मा पहले और मंथन दूसरे स्थान पर रहे। महिला वर्ग में प्रतिभा पहले और कुसुम मीना ने दूसरा स्थान हासिल किया। 40 से 50 आयु वर्ग में असीम मिश्रा ने प्रथम स्थान हासिल किया और इस मौके पर स्वयं संस्था की स्मनु जिंदल भी मौजूद रहीं। आज डीडी न्यूज़ ने एक वॉकथॉन ऑर्गेनाइज किया। माननीय प्रधानमंत्री का जो फिट इंडिया का आह्वान है उसको देखते हुए हमने सबने ये डिसाइड किया कि हम भी इसका एक हिस्सा बनेंगे। हमारे 300 करीब प्रतिभागी थे और मैं सबका बहुत धन्यवाद करूंगी। सबने बहुत इससे जोर शोर से इसमें पार्टिसिपेट किया है और हम लोग आगे भी ऐसे करते रहेंगे। और सबको हम यही कहना चाहेंगे, हमारा यही एक मैसेज है कि सबको अपनी फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए और सबको इसका हिस्सा बनना चाहिए। डीडी न्यूज़ के इस वॉकथॉन में हमने ये भी ध्यान रखा कि हम लोग एक इंक्लूसिविटी, जो इंक्लूजन वाला एक प्रिंसिपल है, उसको भी हम साथ लेके चले। हमारे साथ कम से कम 15 लोग ऐसे थे जो दिव्यांग हैं, जिन्होंने बहुत ही हिम्मत से और बहुत ही जोश से इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो इसके लिए हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।